हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। जेईई नीट और सीईटी केमिस्ट्री आपके हाथ में रहने वाली है ना। जेईई का, नीट का और सीईटी का। बेटा आज अपना लेक्चर 7th होने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलो। कॉन्सेप्ट बेसिक से हायर लेवल तक रहेगा। टारगेट जेईई, नीट, सीईटी तीनों एग्जाम में फुल मार्क्स मुझे ही चाहिए आपसे, ठीक है। केमिस्ट्री बाई प्रजापति सर। तो लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट वीडियो में हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को क्लियर किया था, है ना। वहां एक लैम्ब्डा की एक वैल्यू आई थी, क्या आई थी? 12.27 बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। हमने पूरा डी ब्रॉगली पढ़ा था, वहीं से आगे कंटिन्यूस करते हैं कि उससे जो हमने पढ़ा था क्या कंक्लूजन निकाला। मतलब जो हमने पढ़ा है ना, अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ रिकमेंड करूंगा पिछली वीडियो देखो, तभी आज वाली वीडियो आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकल कर आया वो क्या आया बच्चों? पहला कंक्लूजन निकल कर आया, हम यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। बच्चों सबसे पहला कंक्लूजन ये निकल कर आया कि इफ पार्टिकल आर क्या लाइटर, LIGHTR, अगर पार्टिकल हल्का रहेगा, हल्का, देन इट्स वेवलेंथ आर हाई। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इट्स वेवलेंथ आर हाई। पहला कंक्लूजन समझ में आया। सेकेंड कंक्लूजन क्या आया बच्चों? इफ पार्टिकल मूव फास्टर, अगर पार्टिकल फास्ट मूव करेगा इसका मतलब वेवलेंथ स्मॉल। वेवलेंथ क्या होगी उसकी? स्मॉल होगी। बच्चे 2 पॉइंट क्लियर हुए, है ना। तीसरा कंक्लूजन क्या निकाला कि जो यहां से जो वेवलेंथ हमने निकाली है ना, वो इंडिपेंडेंट होगी नेचर ऑफ पार्टिकल्स। बात समझ में आई? किसके? नेचर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स के नेचर पर वो डिपेंड ही नहीं करेगी। सिंपल लैंग्वेज ये बोले हम। चलो ठीक है, क्या बोलेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ पार्टिकल्स। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या कंक्लूजन निकाला इसने? दीज हाइपोथेसिस ओनली एप्लीकेबल किसके लिए बेटा? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, स्कोपिक पार्टिकल्स। ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 एग्जांपल लेंगे, ठीक है। देखो कैसे। पहला एग्जांपल हमने लिया बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ओके, और यहां एक बॉल मूव कर रही है, बॉल। मैंने कहा लैम्ब्डा इसका निकलता किस तरीके से बेटा? H/mv, और वो इससे भी आएगा H/mv। क्लियर है? H कांस्टेंट है, वेलोसिटी कोई फिक्स करो बेटा। यहां वेलोसिटी मैंने ली 10⁶ मीटर पर सेकेंड ले लो। यहां भी मैंने 10⁶, ठीक है। मास जो मैंने यहां लिया बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है, कितना? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और इसमें जो मास लिया बेटा वो मैंने ले लिया 0.2 ग्राम। क्लियर?
मास का वेट ले लिया। अब क्या होगा, जब मैं इसका लैम्डा निकालूंगा, क्या आया, h की वैल्यू कितनी बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻6। बेटे इसको जब कैलकुलेट करोगे ना आप, तो एक वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो तो वैल्यू आएगी आपकी 7.2 इंटू 10⁻10 मीटर, या एंगस्ट्रॉन बोल सकते हो इसको, माइनस, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। लेकिन जब इसको से कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये क्या आना चाहिए, इसको ऐसे लाइन में डाल दो, ठीक है। तो h 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास 0.2 इंटू यहाँ 10⁻6। तो बेटा ये जो वैल्यू आती है ना, ये तो बहुत ज़्यादा होगी, 6 ऊपर गया 40 हो गया ये तो, है ना। तो ये कुछ वैल्यू आती है, मतलब 10 की पावर में बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी। कितना आएगा ये आएगा कम से कम 3.3, क्योंकि यहाँ से कटेगा 3 टाइम्स, इंटू 10⁻39 मीटर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग बात क्या थी पता है, बात ये थी कि जो ये वैल्यू है ना, ये तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ होती हैं, जो रेडिएशंस अपने हैं, उस रेंज में आता है ये वैल्यू तो, लेकिन ये नहीं आता, ये तो बहुत ज़्यादा कम है, वेरी वेरी लेस। क्लियर। इसलिए डी ब्रोगली जो है ना, वो केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, किधर है किधर 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 है, दिस आर ओनली एप्लीकेबल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इसके लिए रहेगा। बात समझ में आई। अभी आपको याद रखना है कि डी ब्रोगली अगर हम किसके लिए निकाल लेते हैं, अगर पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, तो या मैटर के लिए, किसके लिए, मैटर के लिए अगर निकालते हैं डी ब्रोगली, मैं सब वो वर्ड यूज करेंगे, मैटर के लिए निकालेंगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। क्लियर क्लियर, यस और नो, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एविडेंस सपोर्ट फॉर दीज हाइपोथेसिस, ठीक है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे बेटा, एविडेंस सपोर्ट फॉर वेव नेचर ऑफ, या नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसा नेचर निकालेंगे बेटा, ड्वेल नेचर की बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो या फिर आप ये कहो मैटर की, किसकी बात करें हम, मैटर की बात करें। तो सबसे पहले जो बात हुई है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर आप मैटर लिख लो तो बेटर है। छोड़ो इलेक्ट्रॉन ही रहने दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का क्या नेचर होगा बेटा, ड्वेल। कौन कौन सा, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल और वेव, दो ही नेचर की बात कर रहे हैं ना हम लोग। पार्टिकल नेचर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वेव नेचर हो सकता है। सबसे पहले हम लेंगे कौन सा नेचर बेटा, पार्टिकल नेचर, ठीक है। देखो कैसे, पार्टिकल नेचर, ओके, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। सपोज करो ये हमने यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे, ये सोर्स हो गया है ना, और ये अपने पास में हो गई स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन हो गई, फ्लोरोसेंट की स्क्रीन हो गई है। इस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीन, ठीक है, ये कोटिंग है। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो यहां जाकर इस पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा, स्ट्राइक।
स्ट्राइक इस पॉइंट पर, ठीक। तो यहां से हमें एक सेंटिलेशन मिलेगा, सेंटिलेशन। अब हो के क्या, वन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड या वन स्ट्राइकिंग प्रोवाइड वन सेंटिलेशन। भाई एक इलेक्ट्रॉन ने एक सेंटिलेशन दिया, और मैं कह रहा हूं यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मोर देन वन ही सेंटिलेशन प्रोवाइड कराएंगे, वन सेंटिलेशन। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, मैं एक बॉल इस पर ऐसे फेंक के मार रहा हूं, ऐसे तो एक बार लगेगी, बहुत सारी मारूंगा इस पर तब बहुत बार हिट होगा इसको। क्लियर बात है। इससे ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, ये वाला जो जा रहा है, जब स्ट्राइक होकर यहाँ एक सेंटिलेशन, दो सेंटिलेशन, तीन सेंटिलेशन मिल रहे हैं, तो ये प्रूफ हुआ कि इसका कुछ ना कुछ मास है ना, इसका कुछ ना कुछ क्या है, मास होगा। और मास होगा और हिट कर रहा है, तो वो क्या बन गया, वो पार्टिकल नेचर में आया। बोलो यस और नो, आया पार्टिकल नेचर में, डिफाइन हो गया क्या चीज है, पार्टिकल नेचर है। यस, क्लियर, ठीक है। अब कौन सा नेचर है इसका, सेकंड नेचर बेटा क्या है, सेकंड नेचर है इसका वेव नेचर। और उसको कैसे डिफाइन करेंगे ये समझ रहा है, ठीक है। दूसरा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, देखना भाई, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट लेते हैं, ठीक है। कैसा बच्चों, ये टंगस्टन का। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ऐसे, ठीक है, यहां हम प्रोवाइड करते हैं क्या चीज, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हम एक निकेल की प्लेट रखेंगे, निकेल क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल, और ये पहले जाकर इस लाइन पर स्ट्राइक होगा, ठीक है। इस लाइन पर जाकर क्या होगा, इस प्लेट पर जाकर क्या होगा, स्ट्राइक होगा, ओके। इसके बाद यहां से ये मेरे पास में एक स्क्रीन है, मान लो ये स्क्रीन है, पास में बनाते हैं, ये मेरे पास में एक स्क्रीन है, ठीक है। होगा क्या बेटा, यहां मुझे ऑब्जर्व होने वाला है क्या चीज, एक रिंग पैटर्न, ऐसे डार्क, किस कलर का, डार्क रिंग फॉर्मेशन फॉर्म होगी, ठीक है। वो कैसे, ये जैसे यहां पर स्ट्राइक कर रहा है तो यहां से इसका डिफ्रैक्शन होगा लाइक दिस, ठीक है। ये रिंग फॉर्म होती जाएगी, अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे, इस तरीके से। देखो बेटा, पानी में बॉल फेंकते हो कभी, फेंका है कभी, फेंका है, पानी में कोई भी पत्थर फेंको तो वहां से बहुत सारी रिंग टाइप की वेवलेंथ ऐसे निकलती हैं, ऐसी होती है ना वो। ये यहां पर पहले छोटा सा ऐसे बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, क्लियर। तो ये जो पैटर्न बना ना डार्क रिंग टाइप का, है ना, ऐसा ही पैटर्न बनता है एक्सरे में, एक्सरे पैटर्न, ठीक है। ये जो पैटर्न यहां पर बना ना, ये सेम है, सेम एज किसका, एक्सरे पैटर्न का। ये जो पैटर्न बना है यहां पर डार्क रिंग का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों अप्लाई किया गया, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करेगा और स्पीड से। भाई यहां से ठीक है निकल रहा है फिलामेंट, फिलामेंट से कौन सा है, टंगस्टन का है, टंगस्टन फिलामेंट, फिलामेंट है, ठीक है। और मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, क्या जरूरत पड़ी उसकी, आता क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया,
इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या फील्ड ही अप्लाई किया? नो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाई हुई, और वेलोसिटी हाई होगी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से इस पर जाकर स्ट्राइक करेगा, निकल पर, क्रिस्टल पर, ठीक है। और जितनी ज़्यादा तेज स्ट्राइक करेगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ से हमारे पास रिंग बन के आएगी डार्क कलर की। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ? इट एक्सेलरेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये डेविसन एंड जर्मर, इसको डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं क्योंकि ये इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ही दिया था। ठीक है, यहां से आपका डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हुआ। क्लियर है? टंगस्टन फिलामेंट से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। ठीक है, ये सोर्स है अपना, क्या है ये? सोर्स है। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गए इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन स्ट्राइक निकल क्रिस्टल एंड दे आर डिफ्रैक्ट एंड दे प्रोड्यूस ए डार्क रिंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, दैट फॉर्म लाइक एज ए वेव। किसकी तरह? पैटर्न है। और ये एक्सरे क्या होती है बेटा? एक्सरे एक वेव होती है। हैंस वी कैन से, हम कह देंगे कि यहां पर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसीडर हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताइए। क्लियर हुई? क्लियर हुई? क्लियर? वेरी 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 गुड। अब एक साइंटिस्ट और आया, एक साइंटिस्ट और आया, उसने क्या लिया? सेम यही एक्सपेरिमेंट दिया, लेकिन निकिल की जगह क्या रख दिया उसने? गोल्ड फॉइल रख दी। क्या रख दी? गोल्ड फॉइल। ठीक है, सेम ऐसा ही है। क्या नाम है? थॉमस। क्या नाम है? थॉमस। थॉमसन बोलते हैं उसको। ठीक है, थॉमसन, थॉमस नहीं, थॉमसन। क्लियर है? क्या नाम है? थॉमसन। ओके, सेम यही एक्सपेरिमेंट उसने दिया था। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जर्मन एक्सपेरिमेंट, यस। आगे देखते हैं अब। तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास में ये टेबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या कहती है टेबल। डिस्टिंक्शन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल, मतलब मुझे वेव और पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंस है ना वो पता होना चाहिए। मैथमेटिकल तो मैंने देख लिया, अब थ्योरेटिकल देखो, समझो उनसे कंक्लूजन क्या निकला। देखो एक रहा लोकेलाइज्ड, मतलब वेव, क्या बच्चों वेव की लोकेशन फिक्स होती है क्या कि ये यहाँ से यहीं तक है, या फिर कमरे में जा रही है तो एक लाइन से जा रही है ऐसे? नहीं ना, रेडिएशन तो कहीं भी जा सकती है वेव। क्लियर? तो इसका मतलब डू नॉट हैव लोकलाइज्ड पोजीशन, लेकिन पार्टिकल फिक्स है बेटा, उसकी पोजीशन फिक्स है। सेकंड, एग्जिस्टेंस, मतलब टू और मोर वेव कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। 1 2 3 4 10 5 20 50 हजार वेव एक साथ रह सकती हैं, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन पार्टिकल्स नहीं कर सकते। वो तो फिक्स रेशियो में ही होते हैं। हमने ये किस में पढ़ा है? ये हमने मोल्स कंसेप्ट में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, टू वेव प्रेजेंट इन सेम रीजन में अंडरगो कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, इंटरफेरेंस। अगर वो सेम रीजन में है दो वेव, तो वो क्या दे सकती हैं? कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन या इंटरफेरेंस कर सकती हैं। लेकिन पार्टिकल्स नेचर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना याद रखना याद रखना कि इंटरफेरेंस किस में नहीं होता? पार्टिकल्स में नहीं होता। ठीक है, लास्ट पॉइंट बेटा, दे कैन नॉट बी काउंटेड। वेव्स जो निकल रही है उसको काउंट थोड़ी कर सकते हैं, उनकी तो एक रेंज होती है, इतनी वेवलेंथ है, इतनी फ्रीक्वेंसी है ना, काउंट थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकल्स को आप काउंट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, पार्टिकल्स को हम काउंट कर सकते। एक टेबल और है, उसको और देखो, ये रही वो टेबल। तो ये टेबल और है, इस टेबल के बारे में थोड़ी सी और देखिए क्या कह रही है टेबल, जिसमें हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी वेव्स होती हैं ना, वो एमिट होती हैं एक सोर्स से। ये आपको ध्यान रखना, एक सोर्स होना चाहिए उसके लिए। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर निकल रहा है तो एक सोर्स होना चाहिए।
लेकिन मैटर वेव के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी सोर्स से निकले, वो तो मूविंग पार्टिकल से निकलती है। अगर कोई पार्टिकल घूम रहा होगा तो वहां से मैटर वेव बनेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, वेव आर कंपोज्ड ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन। मतलब रेडिएशन अगर प्रोपेगेट कर रही है ऐसे, तो इसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और वेव यहां से ट्रेवल करेगी। क्लियर। लेकिन इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई जरूरत ही नहीं है, कंपोज नहीं होगी उससे, ठीक है। इसमें क्या, ऑल वेव्स ट्रेवल इन सेम स्पीड। बेटा सारी वेव्स जो होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से वो ट्रेवल करती हैं, लेकिन इसमें स्पीड ऑफ लाइट की नहीं करेंगी, डिफरेंट स्पीड होगी और हमेशा लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगी। ध्यान रखनी है, मैटर वेव ऑलवेज ट्रेवल लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, ये विदाउट मीडियम भी क्या हो सकती है, ट्रेवल कर सकती है, लेकिन इसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी भाई, मैटर वेव्स को, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इसका लैम्बडा c/μ होता है, लेकिन इसका h/mv होता है, मास वेवलेंथ। और ये क्या, एनर्जी इसकी क्या होती है, क्वांटाइज होती है, और इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं होती। ये रेडिएट नहीं हो सकता, नॉट रेडिएट, ओके, लेकिन ये रेडिएट होता है। क्या होता है, ये रेडिएट होता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई आपको, क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट देखो क्या हुआ है, कहते हैं डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो पार्टिकल्स के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या और प्रोटॉन्स के लिए क्या है, ठीक है। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, यहां बात करेंगे हम प्रोटॉन, और यहां बात करेंगे बेटा पार्टिकल्स की, ओके। ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको पता है 12.27 √V ये किसके लिए बेटा, लैम्बडा की वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर वो आपसे पूछ ले प्रोटॉन्स के लिए क्या है, क्या होगी भाई, वो होगी आपके लिए, प्रोटॉन्स के लिए वैल्यू है लैम्बडा की 0.286/√V। और अगर बेटा पार्टिकल्स के लिए पूछ ले तो लैम्बडा इक्वल टू 0.101/√V। क्लियर। तो ये वैल्यूज आपको लैम्बडा की याद रखनी है कि पार्टिकल्स के लिए क्या है, प्रोटॉन्स के लिए क्या है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर V की वैल्यू सेम हो, क्या हो, अगर V की वैल्यू सेम हो, क्या लिख रहे हैं हम, इफ V सेम, अगर मैंने कहा वेलोसिटी सेम है तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, जरा बताओगे। सिंपल, सबसे ज्यादा इसकी है, उसके बाद इसकी, ठीक है। अगर V सेम हुआ तो वेवलेंथ का ऑर्डर आएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद प्रोटॉन और इसके बाद पार्टिकल। ये बात आपको क्लियर रहनी है, ओके। चलो अब पार्टिकल्स नेचर देख लिया हमने, है ना। अब हम पोजीशन, मतलब बात कर रहे हैं पोजीशन और किसकी, मोमेंटम, मतलब पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम, किसी बॉडी की पोजीशन और उसका मोमेंटम। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। देखो क्या होता है, क्या कह रहा है भाई, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेबल किसके लिए है, ठीक है। हिंसबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहला पॉइंट बेटा कि एप्लीकेबल किसके लिए, दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ऐसा क्यों भाई? माइक्रोस्कोपिक ने क्या किया है, क्या उनकी पोजीशन, उनका मोमेंटम हम डिफाइन कर सकते हैं क्या एक साथ? इसलिए डज नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक। क्यों? अभी बताते हैं मैक्रोस्कोपिक। क्योंकि बेटा जब मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाला था तो मुझे पता था उसका जो पी आता है मोमेंटम वो बहुत ज़्यादा हाई आता है और जो उसकी लैम्डा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल, मतलब वो रेडिएशन वाली, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली रेंज में वेवलेंथ को कंसीडर नहीं कर पाता। कौन? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, बात क्लियर है? इसकी लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। अभी समझाया था मैंने, पीछे करके देखो मिलेगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर स्मॉल है और पी की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू अगर हाई है, तो इसलिए हम इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैक्रो पार्टिकल्स को यूज नहीं कर सकते। अब कह रहा है कि इसने डिफाइन क्या किया भाई, क्या डिफाइन किया? इट इज इम्पॉसिबल to measure exact position and momentum. Exact position and momentum simultaneously of a particle। मतलब हम किसी पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम, एक साथ मेजर नहीं कर सकते। और इसने एक इक्वेशन दी बेटा, दिस इज डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल एंड ग्रेटर देन h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 4 पाई। क्लियर? ये एक इक्वेशन इसने दी। अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूँ, डेल वी इक्वल टू क्या होता है ये मुझे पता है, P इक्वल टू mv होता है। बेटा मास तो फिक्स होता है बॉडी का, वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब डेल P इक्वल टू m डेल v। क्या मैं इसको यहाँ पर टक कर दूँ, डेल x इंटू m डेल v इक्वल एंड ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। क्या बच्चों मैं यहाँ से ये बात समझ सकता हूँ कि डेल x जो है ये, अगर ये इसको इक्वल कर दो ये नीचे जाएगा, इसके तो क्या आता है, ये डेल x इक्वल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, डेल p के। डेल x क्या बेटा यहाँ पर, डिस्टेंस, ओके, p मोमेंटम, डेल p क्या है, मोमेंटम। क्लियर? तो ये एक इक्वेशन दी किसने, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन दी। ठीक है, तो इस इक्वेशन से जो भी अपने पास कोई न्यूमेरिकल बनेगा हम वैल्यू पुट अप करेंगे और उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। बात क्लियर रहेगी? चलो आगे की कहानी में क्या है, अब बचा हुआ अपने पास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटमली उसने क्या डिफाइन किया था बेटा, वेव इक्वेशन से डिफाइन हुआ था कि ऑर्बिटल का साइज क्या, ऑर्बिटल का शेप क्या, इलेक्ट्रॉन किधर है। ठीक है, चलो देखो उसको। अब बात करते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके,
क्वांटमली दिस इक्वेशन आर मोर इंपॉर्टेंट इक्वेशन, है ना। ये बच्चों एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन होगी ये। और क्या इक्वेशन है, देखो ध्यान से, ये रहती है बेटा, इसको डेल स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस पी ई जाई इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन होती है, ठीक है। कौन सी है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहां ये डेल स्क्वेयर लैप्लासियन ऑपरेटर होता है। क्या होता है? लैप्लासियन ऑपरेटर, जो 3 कोऑर्डिनेट्स को क्या करता है? डिफाइन करता है। कैसे? डी स्क्वेयर जाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये एक्स की डायरेक्शन में, डी स्क्वेयर जाई डी वाई स्क्वेयर, डी स्क्वेयर जाई और डी जेड स्क्वेयर। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम ये तीनों कोऑर्डिनेट्स यहां पर क्या करेंगे? पुटअप करेंगे। दैट इज जो इक्वेशन बनेगी वो भी क्या होगी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3D कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? अब हम देखते हैं कि डिफाइन करते हैं इक्वेशन आई कैसे है, ठीक है। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि जो वेव जा रही है वो इस तरीके से जाती है, यस और नो? क्लियर? तो ये डिस्क्राइब क्या करता है? दिस इक्वेशन डिस्क्राइब वेव फंक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करता है, जो बताता है इसमें जो जाई होता है, ये वाला जाई जो होता है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है। क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। देखो, ये जो अपना पोर्शन बनाया था ना मैंने बेटा, क्या था इसमें? ये अपने पास में वेव है स्ट्रेट डायरेक्शन में, या तो यहां मिलेगा या फिर यहां मिलेगा इलेक्ट्रॉन। ये माइनस वाला साइन होता है ना। आपको ये पता है ये क्या होता है? पाई, मतलब ये कितना होता है? अब यहां से यहां पर होता है अपने पास में पाई बाई 2। ये क्या होता है? ये केवल पाई होता है, पाई। ये क्या? 2 पाई बाई 2, पाई बाई 2। ये केवल पाई मतलब 2 पाई बाई 2। ये 3 पाई बाई 2, ये 4 पाई बाई 2 और ये 5 पाई बाई 2। ये होता है ना, है ना। और मैं इसको देख रहा हूं यहां पर, यहां से यहां तक का क्या होता है? वेवलेंथ होता है। चलो, अगर मैं आपसे एक बात करूं इसमें कि बेटा जो जाई होता है वो इक्वल टू है वेव फंक्शन ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई एक्स कर लो, एक्स डायरेक्शन में तो एक्स, है ना। साइन, क्योंकि साइन कोऑर्डिनेट्स में लिया। ए क्या है बेटा यहां पर? ए एम्पलीट्यूड, ये वाला एम्पलीट्यूड, ये वाला यहां पर ए है ना। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, ओके। और एक्स क्या है उसकी? डायरेक्शन, डिस्टेंस बोलो आप, है ना। एक्स क्या उसकी? डिस्टेंस है। अब यहां से इसको मैं ड्राइव करने वाला हूं, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, ठीक है। कि जाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर किया। डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 क्या आएगा बेटा? डी स्क्वेयर जाई बाई डी एक्स स्क्वेयर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, ठीक है, इक्वल टू, बेटा एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 2 पाई, तो इसका क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर और ये बनेगा लैम्ब्डा स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या काम करूं, इसमें से लैम्ब्डा की वैल्यू कंसीडर कर लूं बेटा, क्या आएगा, अगर मैं निकाल रहा हूं लैम्ब्डा 1 अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर इक्वल टू, इस वैल्यू को इधर लेकर जाओ, डी स्क्वायर जाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा बेटा इंटू 4 पाई स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है ना। वी नो दैट लैम्ब्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, यस और नो, ठीक है। अगर मैं लैम्ब्डा की वैल्यू यहां पुट अप कर दूं, स्क्वायर करो, पुटिंग लैम्ब्डा, ये इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन सेकंड क्या आएगा बेटा, स्क्वायर में हो जाएगा 1 अपॉन h का स्क्वायर, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, इंटू m का स्क्वायर और v का स्क्वायर, क्या आया, ये भी माइनस में है इधर जाएगा तो क्या आया, d माइनस का d स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। अब h को इधर लेकर जाए, क्या बनेगा भाई, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर करो, डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक बेटा। वी नो डेट, हम फिर से यहां से हमने लैम्ब्डा देखा था, अब हम एनर्जी देखेंगे क्योंकि डायरेक्शन में जा रहा था ना ये, है ना। क्या आएगा, वी नो डेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। मुझे तो m स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, क्या करूँगा, क्या यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ m से, लिखो ये इक्वेशन नंबर अपने 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई m इन बोथ साइड, क्या आएगा बेटा, m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर और v स्क्वायर। बेटा 2 को इधर लेकर जाइए, क्या बनेगा, 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। इसकी वैल्यू को पुटअप कीजिए यहां पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर इन इक्वेशन, कौन सी है बेटा ये, इसका नाम दे दो कोई भी, ए, इक्वेशन ए। क्या आएगा, रखो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुटअप की, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर जाए बाई डी एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब क्या होगा बेटा, अगर मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, तो 2m नीचे, एच स्क्वायर 2 और 4 और 2 8 पाई स्क्वायर m डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब बात क्लियर। अब मुझे ये पता कि टोटल जो एनर्जी होगी वो होती है टोटल एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है बेटा, ठीक है। यहां वैल्यू में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की पुटअप करूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको ये कितना था 3, इसको 4 लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या आएगा बच्चों, E इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डी स्क्वायर जाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्लियर। और प्लस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी।
अगर 0 के इक्वल इसको करेंगे और ये माइनस साइन को प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 8 पाई स्क्वेयर m बाई एच स्क्वेयर प्लस, और ये क्या है यहाँ पर डी स्क्वेयर, अच्छा ये ई क्या आ जाएगा, ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस में क्या बेटा, प्लस में रहेगा अपना डी स्क्वेयर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। बोला बात क्लियर, निकाल लिया, और इक्वल टू 0। बोला यहाँ तक बात समझ में आई। यही है अपने पास में कौन सी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उम्मीद है तुम्हें क्लियर हुई होगी इक्वेशन, ठीक है। चलो अब हमें अगर यहां पर 3D कोऑर्डिनेट्स हो, मतलब हमने x डायरेक्शन के लिए निकाला, y के लिए भी रख सकते हैं, यहां पर z के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें जो जाई हमने लिया है जाई, अच्छा इसमें एक चीज भूल गए हम बच्चों, ये वैल्यू क्या आई अपने पास में, डी स्क्वेयर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर m बाई एच स्क्वेयर ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी जाई इक्वल टू 0। जाई लगेगा वहां पर, याद रखना, यही तो है वेव फंक्शन, यही तो बताएगा, है ना। चलो हम निकालते हैं प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, जाई, वेव फंक्शन की, वेव फंक्शन, ओके, वेव फंक्शन की। बेटा ये कंटिन्यूअस होगा, पहली बात तो सिंगल वैल्यू होगा, सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूअस, याद रखनी ये बात, सिंगल वैल्यू का रहेगा और क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है बात, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, मस्ट बी फाइनाइट, मस्ट बी फाइनाइट, फाइनाइट होगा बेटा, ओके। थर्ड पॉइंट, डी एक्स डी स्क्वेयर जाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर जाई डी वाई स्क्वेयर, डी स्क्वेयर जाई डी जेड स्क्वेयर आर मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस in x, y, z coordinates, ठीक। थर्ड पॉइंट, सॉल्यूशन मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, सॉल्यूशन नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, और नॉर्मलाइज जो होगा, नॉर्मलाइज बाय इक्वेशन किसके थ्रू होगा बेटा, 0 से इन्फिनिटी जाई स्क्वेयर इंटू डी आर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से वो सॉल्यूशन नॉर्मलाइज होगा। बोलो बात क्लियर रहेगी, यस और नो। प्रॉपर्टी के बाद बेटा अब है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ जाई, ठीक है, कि जाई जो हमने समझा है ना, ये वाला जाई जो अभी हमने बात की है, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ जाई, सबसे पहला पॉइंट बेटा, जाई जो होता है ना, जाई हैज पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है इन स्पेस, ओके। लेकिन श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है ना, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन्ड प्रोबेबिलिटी अप्रोच, प्रोबेबिलिटी अप्रोच, उसने प्रोबेबिलिटी अप्रोच की बात की, ठीक है। और उसने बोला क्या कि अगर मेरे पास में ये तो स्पेस में कहाँ भाई, एक्स हो, वाई हो, चाहे जेड डायरेक्शन हो, कहीं भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने जब ये प्रोबेबिलिटी अप्रोच की बात की तो उसने बोला
कि जाई की जो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो सकती हैं। कब? जब हम जाई स्क्वायर बोल दें तो। क्योंकि देखो, अगर हम ये कहें कि पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसका भी स्क्वायर करें तो भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो उसने बोला, किसने? श्रोडिंगर ने। इसने जो इक्वेशन दी ना उससे यही एक्सप्लेन किया कि अगर हम जाई स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू जो होगी वेव फंक्शन की वो हमेशा क्या होगी? वेव फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? पॉजिटिव होगा। अगर जाई स्क्वायर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है इसकी वैल्यू, तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। तो बेटा क्योंकि ये वैल्यू हाई है और ये प्रोबेबिलिटी अप्रोच को बता रहा है, तो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और अगर जाई स्क्वायर 0 हुआ तो क्या होगी? नेगेटिव नहीं होगी, नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल अप्रोच किसकी? फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, ये बात समझ में आई आपको कि जाई का सिग्निफिकेंस समझ में आया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी इसकी? जाई स्क्वायर से पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव होगी, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू बहुत हाई है तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? मैक्सिमम। और अगर वो 0 है तो क्या होगी? नेग्लिजिबल होने वाली है। बात समझ में आई? चलो, अब इसमें क्या देख रहे हैं हम? जब ये सारा हमने देख लिया तो मुझे देखना है ये ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है, कि भाई ऑर्बिटल्स के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल्स के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड दे आर शेप, इसकी बात करेंगे बेटा हम, ठीक है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन। ओके, कैसे डिस्क्राइब करता है? कि जो मेरे पास में जाई है इक्वल टू जाई आर इंटू जाई थीटा एंड फाई, ठीक है। जो वेव फंक्शन होगा वो प्रोडक्ट होगा टू फंक्शन का। क्या लिखेंगे इसका? जो वेव फंक्शन है बेटा, इसका वेव फंक्शन आर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। यहीं पर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इन्होंने क्या बोला? दिस फंक्शन, दिस जाई आर, दिस इज रेडियल पार्ट, ओके, और आर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। क्लियर बात? डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा और ये गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, और ये साइज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। ये वाला जो फंक्शन है बेटा, ये है एंगुलर पार्ट, ओके, एंगुलर पार्ट। ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है, ये किस पे डिपेंड है बच्चों? डिपेंड अपॉन एंगल एंड एक्सिस। ये एंगल और एक्सिस पर डिपेंड है। कौन सा पार्ट? एंगुलर पार्ट। याद रखना बेटा, जेई वालों के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीट में नहीं आता, ये जेई वालों में आता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन साइज की दे रहा है, तो ये गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में बच्चों? शेप।
ये शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये साइज और ये शेप, ये वाला पार्ट एंगुलर पार्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ये साइज के बारे में देता है ना। और यही बताता है कि जो एस ऑर्बिटल होगा वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल कभी एंगुलर पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता भाई, उसमें एक्सेस नहीं होता। बात समझ में आई? क्या है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है एंड नॉट डिपेंड एंगुलर पार्ट, और ये एंगुलर पार्ट पर डिपेंड नहीं होगा। क्लियर बात? अब हम क्या करेंगे, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम एक प्लॉट बनाकर ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, किधर अंडरस्टैंड। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, प्लॉट की जाई एंड आर के बीच में। ठीक है, देखो क्या है, प्लॉट बिटवीन जाई एंड आर। ये बेटा जो प्लॉट आया ना जाई और आर, ये 1s और 2s के लिए आया। किसके लिए आया, 1s और 2s। कैसे आया देखो, ये तो मुझे मिला कुछ इस तरीके से, ओके, यहां जाई होगा और यहां आर, और ये जो मुझे मिला, ये मुझे मिला कुछ इस तरीके से, ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव या पॉजिटिव, दिस इज जाई इंक्रीज और यहां से आर इंक्रीज हो रहा है ना। अब 1s के लिए क्या कंक्लूजन निकला इससे, कंक्लूजन क्या है बेटा, कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे जाई इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब जैसे जैसे जाई डिक्रीज, आर इंक्रीज होगा जाई डिक्रीज होगा, है ना। जाई डिक्रीज व्हेन आर इंक्रीज, जाई डिक्रीज होगा कब, जब आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अप्रोच ए मिनिमम वैल्यू बट नॉट नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव नहीं है बेटा, हाँ जीरो है बट नेगेटिव नहीं है। क्लियर बात? अब इसमें क्या है, जैसे जैसे जाई डिक्रीज हो रहा है, कब, जब आर इंक्रीज हो रहा है, व्हेन आर इंक्रीज एंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, कौन सा पॉइंट बच्चों, ये, इट बिकम्स नेगेटिव, it becomes negative when r increase। जैसे जैसे r इंक्रीज हुआ, इस पॉइंट के बाद ये क्या होने लगा, नेगेटिव हो गया। बट इसमें नेगेटिव का सीन ही नहीं है ना। 1s वाले में नेगेटिव का कोई सीन नहीं, और 2s वाले में एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो नेगेटिव होना स्टार्ट कर देता। क्लियर है? इसका मतलब इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? इसके लिए जाई ऑलवेज पॉजिटिव फॉर व्हेन, जाई ऑलवेज पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज ऑफ आर की सभी वैल्यू के लिए जाई हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। लेकिन ये क्या हो सकता है बेटा, 2s जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पर, आर पर, है ना। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये तो मैंने जाई और आर के बीच में निकाला कर्व, अब मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी, है ना। क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी अप्रोच। कैसे करूंगा उसको, जब मैं प्रोबेबिलिटी अप्रोच की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, प्रोबेबिलिटी अप्रोच। प्रोबेबिलिटी अप्रोच की अगर मैं बात करूंगा तो मैं जाई स्क्वायर की बात करूंगा,
है ना। ज़ाई स्क्वायर क्या है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्मॉल वॉल्यूम, ये प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल वॉल्यूम, दैट इज इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है। तो अब मैं क्या करूंगा, ज़ाई स्क्वायर और आर के वर्सेस कर्व बनाऊंगा। तो क्या बना बच्चों, ये ज़ाई स्क्वायर आर के बीच कर्व मुझे ये मिला मुझे 1s के लिए, ये आर और ये ज़ाई स्क्वायर, ओके। और ये मिला मुझे किसके लिए, ये मिला मुझे 2s के लिए। और ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इसको बोला नोड, है ना। यहां से नेगेटिव गई थी वो, लेकिन मैंने स्क्वायर की बात की तो स्क्वायर में तो बेटा वो पॉजिटिव ही दिखता हमेशा, ऑल वैल्यूज। बोलो यस और नो, दिखता है ना भाई, क्लियर बात। तो ये 2s और ये है नोड। नोड कौन सी जगह, वे आर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो। यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या बच्चों, 0 है, लेकिन यहां मिल सकता है इलेक्ट्रॉन्स। बात सब क्लियर है, सबको क्लियर है, यस और नो। यहां मिल सकता है लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। तो जो नोड है यहां पर, क्या चीज बोला हमने, नोड। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा n-1, टोटल नोड्स निकालने का फॉर्मूला है, टोटल नोड्स। अगर हमें किसी ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड्स चाहिए तो हम n-1 से ही निकालेंगे। और नोड्स क्या है, वो जगह जहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आर 0। क्लियर हुआ बात। चलो इसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर पार्ट की, जिसमें हम शेप वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। क्लियर, वेव फंक्शन बेटा इसने बोला कि जो s ऑर्बिटल होगा, ठीक, वो तो स्फेरिकल है। क्या है वो, स्फेरिकल। p जो ऑर्बिटल है उसमें 2 लोब्स हैं, इसमें 0 लोब्स हैं, ओके। और ये यूनिट नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल होगा ये, ठीक है। लेकिन p ऑर्बिटल में 2 लोब्स होंगे और इसमें क्या होगा, नोड्स होगा, 2 लोब्स, नोड्स होगा इसमें। और ये डम्ब बेल शेप का है। चलो यहाँ बात करते हैं, पहले शेप की बात करते हैं। इसकी पी की क्या थी, शेप जो है वो है डम्ब बेल। नोड्स होंगे इसमें, 0 लोब्स हैं, इसका मतलब इसमें 2 लोब्स हैं। नॉन डायरेक्शनल, दिस इज डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल अगर होगा तो बेटा ये x, y, z तीनों डायरेक्शन में होगा, है ना। और ये अलोंग द एक्सिस होता है। कैसा होता है, अलोंग द एक्सिस। कैसे, दिस इज z, दिस इज y, दिस इज x, ओके। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, दिस इज px, तो ये x डायरेक्शन वाला ये रहा, ओके। इधर पॉजिटिव पार्ट, उधर नेगेटिव। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जेड एक्स वाई, दिस इज पी एक्स पी वाई, तो ये बेटा वाई एक्सिस पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और अगर मैं बात कर लेता हूँ जेड की, तो ये रहा बच्चों जेड, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस जेड। क्लियर, दिस इज पी जेड। कोई दिक्कत किसी को नहीं आ। सेम ऐसे ही इसमें हमारे पास में डी ऑर्बिटल है,
क्या है, डी ऑर्बिटल। इसने बोला है क्या होते हैं, डी एक्स स्क्वेयर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। ठीक है, इन सभी में 2 लोब्स होते हैं बेटा, 2 नहीं 4 लोब्स होंगे और ये डायरेक्शनल नेचर का होगा। डायरेक्शनल नेचर, और क्या होगा बेटा, ये डबल डम्बबेल होता है, डबल डम्बबेल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डी एक्स वाई, ओके, मतलब ये अपने पास में अगर x है या y है और ये x है तो ये बना अपने पास में डी एक्स वाई। नो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई, ठीक। डी वाई जेड, दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज डी वाई जेड। डी जेड एक्स, this is dx square minus y square, and this is dz square. This is dz square. ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ शेप यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और देंगे, अभी वीडियो लेंथ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इतना ही आज की वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा पोर्शन और बचा, क्वांटम नंबर का इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, नीट का हो, जेई का हो, सीईटी का हो, सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो तब तक के लिए देखते रहिए ईफा केमिस्ट्री बाय प्रजापति सर। थैंक यू वेरी मच।